10 सितंबर 1965 पाकिस्तान का सियालकोट सेक्टर। एक तरफ जमीन पर पाकिस्तान की खतरनाक आर्टिलरी आग उगल रही थी, तो दूसरी तरफ आसमान से भारतीय वायुसेना के मिस्टियर जेट्स उन पर मौत बनकर मंडरा रहे थे। टारगेट लॉक था, मिसाइलें दागी जा रही थी, लेकिन तभी बाजी पलट गई। दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन का एक गोला सीधा एक इंडियन फाइटर प्लेन के इंजन में जा लगा। कॉकपिट में आग भर गई, लेकिन प्लेन के हवा में बिखरने से ठीक कुछ सेकंड पहले पायलट ने इजेक्शन सीट का लीवर खींच दिया। हवा में एक पैराशूट खुला, लेकिन असली खतरा तो अब शुरू होने वाला था। वो पायलट अभी जमीन को छू भी नहीं पाया था कि नीचे खड़ी पाकिस्तानी फौज ने उस पर राइफल से फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी सैनिक गन्ने के खेतों में उस निहत्थे भारतीय को शिकार बनाने के लिए दौड़ पड़े। चारों तरफ दुश्मन, बदन पर चोट। सिचुएशन ऐसी थी कि बचना नामुमकिन था, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारतीय फौजी तब और खतरनाक हो जाता है जब वो अकेला होता है। ये कहानी है उस जाबाज पायलट की, जिसने दुश्मन के घर में गिरकर पूरी पाकिस्तानी आर्मी को चकमा दिया और 24 घंटे से भी कम समय में पैदल चलकर वापस अपने वतन, अपने भारत लौट आया। साल 1965। भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच एक भीषण युद्ध चल रहा है। जंग अपने चरम पर है। युद्ध के 4 दिन बीत जाने के बाद भारतीय सेना को आदेश मिलता है कि लाहौर पर कब्जा किया जाए, लेकिन यह काम बिल्कुल आसान नहीं था। इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी इछोगिल नहर, जिसे पाकिस्तान ने 1950 में बनवाया था। यह नहर भारतीय सेना की आगे बढ़ने की राह में दीवार बनकर खड़ी थी। नहर पर एक पुल मौजूद था और उसी पुल के सहारे सेना को आगे बढ़ना था, लेकिन उस पुल में पहले से ही डायनामाइट लगा हुआ था। इस नहर के पीछे घने जंगलों और गन्ने के खेतों की आड़ में पाकिस्तान ने अपनी सबसे घातक आर्टिलरी छिपा रखी है। अमेरिकन 155 मिलीमीटर हाउजर तोपें। ये तोपें आग उगल रही हैं। भारतीय सेना की इन्फेंट्री और टैंक रेजिमेंट्स पर लगातार गोले बरस रहे हैं। हमारे जवान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अदृश्य दुश्मन जो झाड़ियों के पीछे छिपा बैठा है, उन्हें टिकने नहीं दे रहा। आखिरकार भारतीय सेना ने इन आर्टिलरी को नष्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना की मदद लेने का फैसला किया। इसकी सूचना आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन को दे दी गई। जालंधर के पास आदमपुर एयरबेस में स्क्वाड्रन लीडर टीपीएस गिल 3 युवा पायलट्स को ब्रीफिंग देकर एकमात्र सहारा बनने वाला है। फिर वो क्रू रूम से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि उनके साथी पायलट अपने अपने फाइटर प्लेन की ओर जा रहे हैं। उन्होंने भी तुरंत अपना फ्लाइंग गियर पहना और अपने फाइटर प्लेन में सवार हो गए। फिर चारों पायलट अपने लक्ष्य को नष्ट करने के लिए दोबारा उड़ान भरते हैं और उसी इलाके में पहुंच जाते हैं जहां उन्होंने पहले पाकिस्तानी आर्टिलरी देखी थी। जैसे ही भारतीय विमान उनके ऊपर पहुंचते हैं, नीचे से जैसे आतिशबाजी शुरू हो जाती है। पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का जाल आसमान में फैल जाता है। हर तरफ काला धुआं और विस्फोट। दारा चिनॉय का विमान डाइव करता है। वो अपने रॉकेट्स फायर करते हैं। निशाना सटीक बैठता है, लेकिन तभी एक जोरदार झटका लगता है। ये एक 40 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट शेल का सीधा वार है। कॉकपिट के अंदर लाल बत्तियां जलने लगती हैं। चेतावनी के सायरन बजने लगते हैं। विमान अब एक पत्थर की तरह जमीन की तरफ गिर रहा है। नीचे पाकिस्तान की जमीन तेजी से करीब आ रही है। दारा तुरंत प्लेन से इजेक्ट कर जाते हैं। अगले ही पल दारा चिनॉय हवा में झूल रहे हैं। पैराशूट खुल चुका है, लेकिन राहत की सांस लेने का वक्त नहीं है। नीचे से गोलियों की आवाजें आ रही हैं। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी गिरते हुए पायलट पर गोली चलाना युद्ध अपराध है, लेकिन पाकिस्तानी सैनिक नीचे से उन पर राइफल से फायर कर रहे हैं। वो उन्हें हवा में ही मार गिराना चाहते हैं। दारा देखते हैं कि गोलियां उनके पैराशूट में छेद कर रही हैं। वो अपनी रस्सियों को खींचकर ग्लाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि निशाना मुश्किल हो जाए। फिर वो जमीन के एक ऐसे हिस्से की तरफ गिर रहे हैं जहां गन्ने के घने खेत हैं। जैसे ही वो जमीन से टकराते हैं, वो लुढ़कते हुए पैराशूट को रिलीज करते हैं। दारा जानते हैं कि अगर वो पकड़े गए तो एक युद्धबंदी के रूप में टॉर्चर उनका नसीब होगी, या शायद भीड़ उन्हें वहीं मार डालेगी। वो गन्ने के खेत में रेंगना शुरू करते हैं। कीचड़ और पानी से उनका फ्लाइट सूट भीग जाता है। अब शुरू होता है एक खतरनाक चूहे बिल्ली का खेल। दारा का दिमाग बिजली की तेजी से काम करता है। वो सोचते हैं अगर वो सीधे ईस्ट यानी भारत की तरफ भागेंगे तो वो उन्हें वहीं ढूंढेंगे। वो बॉर्डर पर नाकाबंदी कर देंगे, इसलिए वो भारत की तरफ नहीं बल्कि वेस्ट की तरफ, पाकिस्तान के और अंदर की तरफ भागना शुरू करते हैं। ये एक रिस्की जुआ है, लेकिन ये काम कर जाता है। पाकिस्तानी सर्च पार्टी उन्हें ईस्ट की दिशा में ढूंढती रह जाती है और वो उनकी नाक के नीचे से ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल जाते हैं। सूरज ढल रहा है। दारा एक घनी झाड़ी के नीचे छिप जाते हैं। उनके पास नक्शे हैं, कोड्स हैं और कुछ जरूरी कागजात हैं। अगर ये दुश्मन के हाथ लग गए तो भारतीय वायुसेना के राज खुल जाएंगे। वो अपनी जेब से लाइटर निकालते हैं, एक छोटा सा गड्ढा खोदते हैं और उन तमाम दस्तावेजों को जला देते हैं और फिर राख को मिट्टी में दबा देते हैं। फिर वो अंधेरा होने का वेट करते हैं। अब प्यास से गला सूख कर कांटा हो गया है। 20 घंटे हो चुके हैं और हलक से पानी की एक बूंद नहीं उतरी है। रात हो जाता है। अब दारा फिरोज चिनॉय अब अपनी दिशा बदलते हैं। अब वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुड़ते हैं, यानी भारत की ओर। वो पूरी कोशिश करते हैं कि गांवों से दूर रहें ताकि कोई उन्हें देख ना पाए। वो लगातार चलते रहे। उनकी कोशिश थी कि सुबह तक वो भारत लौट जाए। रास्ते में उन्हें काफी नहरें मिली। फ्लाइट गियर, भारी जूते और पिस्तौल के साथ तैरना आसान नहीं है। वो पानी में उतरते हैं। ठंडा पानी शरीर को सुन्न कर देता है, लेकिन प्यास बुझाने के लिए वो इसी गंदे पानी के कुछ घूंट पी लेते हैं। आगे उन्हें कीचड़ और हर तरफ दलदल मिलता है। वो अपने चेहरे और हाथों पर गीली मिट्टी पोत लेते हैं। चलते चलते पैर जवाब दे रहे हैं। उन्हें अपनी पत्नी मार्गी और अपने परिवार का ख्याल आता है। उन्हें वो पुराना किस्सा याद आता है जब 1942 में उनका परिवार रंगून से जान बचाकर पैदल भारत आया था। करीब 5 घंटे की लगातार मशक्कत के बाद उन्हें एक पक्की सड़क दिखाई देती है। ये अमृतसर बटाला हाईवे है। इसका मतलब वो भारत में हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। युद्ध के समय फ्रेंडली फायर का खतरा सबसे ज्यादा होता है। भारतीय सैनिक हर उस चीज पर गोली चलाने के लिए तैयार हैं जो संदिग्ध लगती है। उन्हें सामने एक कुआं दिखाई देता है। दारा वहां रुकते हैं, बाल्टी डालकर पानी निकालते हैं और जी भरकर पानी पीते हैं। फिर बचा हुआ पानी अपने सिर पर डाल लेते हैं। तभी अंधेरे में से एक कड़क आवाज आती है। कोई चिल्लाता है, कौन है वहां?
दारा हाथ ऊपर करते हैं। मैं एक इंडियन पायलट हूँ, डोंट शूट। झाड़ियों से भारतीय सेना के जवान निकलते हैं। उनकी बंदूकें दारा पर तनी हैं। दारा की हालत देखकर उन्हें यकीन नहीं होता। कीचड़ में सना चेहरा, फटे हुए कपड़े, कोई पहचान पत्र नहीं। एक जवान अपनी राइफल की नाल दारा की छाती पर सटा देता है। तभी एक जीप वहां आती है। एक सूबेदार मेजर उतरते हैं। वो दारा को ऊपर से नीचे तक देखते हैं। शक अभी भी बरकरार है, कहीं ये कोई पाकिस्तानी कमांडो तो नहीं जो भेष बदल कर आया है। सूबेदार मेजर इशारा करते हैं, इसे जीप में बैठाओ। दारा जीप की पिछली सीट पर बैठते हैं। उनके बगल में एक जवान बैठता है जिसकी स्टेन गन की नली सीधे दारा की कनपटी पर है। जीप का एक झटका लगता है। अचानक गोली चल जाती है। गोली दारा के कान के पास से सनसनाती हुई निकल जाती है और जीप की छत को चीर देती है। जवान की उंगली गलती से ट्रिगर पर दब गई थी। दारा सन्न रह जाते हैं। पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गन्स से बच गए, पैदल चलकर सीमा पार कर ली और अब अपने ही देश में अपनी ही सेना की जीप में मारे जाते जाते बचे। जीप रुकती है, सब बाहर आते हैं। सूबेदार मेजर का हाथ उठता है और एक जोरदार तमाचा उस जवान के गाल पर पड़ता है। बेवकूफ, ध्यान कहाँ है तेरा? जीप एक आर्मी कैंप में पहुंचती है। वहां एक युवा कैप्टन बैठे हैं। कैप्टन कहाई दारा को उनके सामने पेश किया जाता है। कैप्टन कहाई सख्ती से पूछते हैं, आईडी कार्ड दिखाओ तुम्हारा। मिशन पर हम आईडी लेकर नहीं जाते। अपनी यूनिट का नाम बताओ। स्टेशन कमांडर कौन है? नंबर 32 स्क्वाड्रन, आदमपुर। ग्रुप कैप्टन जॉक लॉयड। अच्छा, तुम फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहाई को जानते हो? वो भी एयरफोर्स में है। कैसा दिखता है वो? मोटा है, क्लीन शेव है? नहीं कैप्टन, वो दुबला पतला है और पगड़ी पहनता है, सरदार है। ये सुनते ही कैप्टन कहाई दारा को गले लगा लेते हैं। वो मेरा कजिन है, तुम सच बोल रहे हो। माहौल एकदम बदल जाता है। शक की जगह भाईचारे ने ले ली। कैप्टन कहाई तुरंत कॉफी मंगवाते हैं। गर्म नाश्ता आता है। दारा के लिए ये किसी शाही दावत से कम नहीं है। खबर तुरंत ऊपर भेजी जाती है। दारा को अमृतसर एयरफोर्स स्टेशन भेजा जाता है। वो जीप में ही सो जाते हैं। अगले दिन जब वो आदमपुर एयरबेस की मेस में दाखिल होते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। उनके साथी जो मान चुके थे कि दारा शहीद हो चुके हैं, उन्हें भूत की तरह देखते हैं और फिर तालियों की गड़गड़ाहट और हुंकार से पूरा हॉल गूंज उठता है। दारा फिरोज चिनॉय वापस आ गए हैं, मौत के मुंह से निकलकर। इस अदम्य साहस के लिए उन्हें डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से नवाजा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक आम इंसान शायद इस अनुभव के बाद फ्लाइंग छोड़ देता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेडिकल क्लियरेंस मिलते ही दारा चिनॉय वापस कॉकपिट में थे। 1965 की जंग खत्म होने से पहले उन्होंने 10 और मिशन किए। ये वो जज्बा है जो एक सैनिक को आम आदमी से अलग बनाता है। इसके बाद का उनका जीवन भी किसी फिल्म से कम नहीं रहा। 1971 में उन्होंने फिर अपनी सेवाएं दी। 1977 में उन्हें इराक भेजा गया, जहां सद्दाम हुसैन के गढ़ तिकरित में उन्होंने इराकी वायुसेना के पायलटों को ट्रेनिंग दी। 1987 में एक MiG-21 उड़ाते समय एक पक्षी उनसे टकराया, इंजन फेल हो गया। उन्हें अपनी जिंदगी में तीसरी बार इजेक्शन करना पड़ा। 3 बार मौत को चकमा देना ये किसी चमत्कार से कम नहीं। रिटायरमेंट के बाद भी आसमान ने उन्हें नहीं छोड़ा। उन्होंने टाटा ग्रुप और फिर रिलायंस के लिए कॉर्पोरेट जेट्स उड़ाए। रतन टाटा से लेकर अनिल अंबानी तक देश के दिग्गज उद्योगपति अपनी सुरक्षा के लिए इसी जाबाज पायलट पर भरोसा करते थे। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हैं, अगर आपको भी भारतीय सेना के इस जाबाज पर गर्व महसूस हो रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस और वॉर हीरो की कहानी सुनना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।